गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने हिस्ट्री के अंदर 5वां चैप्टर चल रहा था। सेकंड बुक का 5वां चैप्टर अपने बोल दे, और चैप्टर का नाम है भैया यात्रियों के नज़रिए। यह चैप्टर अपने चल रहा था और इस चैप्टर की अपने 6 क्लास हो चुकी है। 6 क्लास इसलिए हो चुकी है क्योंकि भैया देखो, अब कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि गुरुजी जल्दी जल्दी कोर्स पूरा कराओ। भैया जल्दी कोर्स पूरा तो मैं करवा दूँ, लेकिन उससे आपके समझ में नहीं आएगा, क्या फ़ायदा। समझ रहे हो आप। और जल्दी इसलिए नहीं करा सकते भैया क्योंकि अपने देखो साथ में नोट्स भी लिखा रहे। आप पूरे YouTube पे चेक कर लेना भैया, पूरे YouTube पे कोई भी ऐसा चैनल आपको नहीं मिलेगा जो आपको वीडियो के साथ में नोट्स भी लिखा रहे। ये अलग बात है कि वो आपको PDF उपलब्ध करा देंगे या आपको नोट्स की फोटोकॉपी उपलब्ध करा देंगे, लेकिन यहाँ पर पहले समझाना और फिर लिखाना, ये दोनों काम अगर कोई कर रहा हो तो मेरे को आप नाम बता सकते हो। और ये दोनों काम करेंगे तो भैया टाइम लगेगा, जायज़ सी बात है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 1% की भी कोई कमी रह जाए। PDF मैं भी आपके पास में भेज सकता हूँ, ठीक है, फोटोकॉपी मैं भी आपके पास नहीं भेज सकता हूँ, लेकिन जब तक एक टीचर बोलेगा और स्टूडेंट सुनता है ना, उससे बहुत जल्दी याद होता है भैया। समझ रहे आप। कक्षाओं में आप देखते नहीं क्या, क्लास में अपने टीचर पढ़ाता है और बच्चे बैठे बैठे सुनते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें आधी चीज़ें तो आपको उसी समय याद हो जाती है। आप, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख रहे हो तो आधी बातें तो आपको उसी समय याद हो जाती है, ठीक है। तो उससे अपने थोड़ा सा टाइम लगता है। हालांकि आज अपने ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज अपने इसकी अंतिम क्लास है पार्ट 7, ठीक है। देखो भैया, इस चैप्टर में अपने कौन से यात्री के वर्णन कर रहे थे जो 10वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के मध्य भारत आए थे, और अपने 3 यात्रियों का अध्ययन किया है इस चैप्टर में। पहला था अल-बरूनी, दूसरा इब्न बतूता और तीसरा बर्नियर। तीनों का अपने अध्ययन कर चुके हैं। अब यहाँ पर अपने एक टॉपिक शेष रहा है, और वह टॉपिक है कि 10वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के अंदर जो महिलाएं थी, उन महिलाओं की स्थिति कैसी थी। कुछ महिलाएं दासियों का काम भी करती थी, यहाँ पर सती प्रथा भी थी, यहाँ पर महिलाएं श्रमिक का काम भी करती थी। तो इन महिलाओं की स्थिति के ऊपर अपने यहाँ पर इस चैप्टर में क्या करेंगे, इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। अलग अलग जो यात्री है, इब्न बतूता ने कुछ महिलाओं के बारे में अलग कहा, बर्नियर ने महिलाओं की स्थिति जो देखी उसके बारे में उसने कुछ अलग कहा। तो इन्होंने महिलाओं के बारे में अपने जो वृत्तांत है, अपनी जो रचनाएं हैं, उनमें क्या कहा है, उसी का अध्ययन अपने आज की इस क्लास में करेंगे। लेकिन उससे पहले भैया अपने आज के वीडियो का क्वेश्चन, आज के वीडियो का जो क्वेश्चन है भैया वो ये है आपके सामने। क्वेश्चन है भैया, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे अपने हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, कि किस स्थल का शाब्दिक अर्थ मर्तकों का टीला है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के अपने कई स्थल खोजे गए भैया। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रोपड़, लोथर, धोलावीरा, बहुत सारे स्थल है। अब इनमें से कौन सा ऐसा स्थल है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मर्तकों का टीला, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। अब बात करते हैं भैया अपने टॉपिक की। देखो भैया, अपने भारत में जो 3 यात्री आए थे, अपने यहाँ पर यात्रियों की बात तो करें, इन तीनों यात्रियों ने अपने वृत्तांत में, वृत्तांत का मतलब इन्होंने जो रचनाएं लिखी, उन रचनाओं में क्या बताया है। इन्होंने सबसे पहला उल्लेख तो किया है भैया दास दासियों का, दास दासियों का। इन्होंने कहा कि भारत जो है, भारत में क्या होता है, दास और दासियों का क्रय विक्रय हो जाए। भारत में दास खरीदे जाते हैं, भारत में दास बेचे जाते हैं, ऐसी बात इन यात्रियों ने कही है। दास कौन होते हैं पता है आपको? गुलाम व्यक्ति होते हैं दास, कोई स्पेशल आइटम नहीं है ये। आप सोचो गुरुजी ये दास क्या है, मतलब कुछ जो गरीब व्यक्ति होते हैं, या एक प्रकार से अपने कह दे जो असहाय निर्धन व्यक्ति होते हैं, उनको खरीदने बेचने का कार्य जो होता है, उनको बोलते हैं अपने दास, ठीक है। तो ये दासों का भारत में क्या होता था, क्रय विक्रय होता था। और क्रय विक्रय भी कैसे, जैसे कोई बाजार में सामान्य वस्तु बेची जा रही है ना, जैसे आलू है, केला है, अपने सब्जी है, फल फ्रूट है, जैसे ये सामान अपने बाजार में बिकता है ना, उस प्रकार से अपने भारत में क्या बिकता था, दास बिकते थे, दासियां बिकती थी। और इनको खरीदते कौन थे, तो अमीर व्यक्ति होते थे, जो पैसे वाले होते, तो धनवान होते, जो राजा महाराजा होते थे, जो अमीर होते थे, जो सेनापति होते थे, उनके द्वारा इन दास दासियों का क्या किया जाता था, क्रय विक्रय किया जाता था। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि गुरुजी दास क्यों खरीदता, दास खरीदने का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो देखो, दास होता था, उससे क्या करवाते थे भैया, घरेलू कार्य करवा लेते, कोई घर को काम है वो काम करवा लेते, सेवा कार्य करवा लेते, जैसे राजा महाराजा है वो अपने महलों में सेवा करवाते उनसे,
हाथ दबा लिया, पग दबवा लिया, ठीक है, या कोई शादी वगैरह में पालकी उठवा ली उनसे, सफाई का कार्य उनसे करवा लिया। इसके अलावा संगीत है, नृत्य है, मनोरंजन है। संगीत, नृत्य ये काम कौन करती? जो दासियां होती थी। दासियां कौन? जो महिलाएं होती थी, महिला दास, उनके द्वारा क्या किया जाता था? राजमहलों में या अपने राजा के सामने संगीत का कार्यक्रम, नृत्य का कार्यक्रम, गायन का कार्यक्रम, मनोरंजन का कार्यक्रम, इस प्रकार के कार्य करते थे। इसके अलावा कुछ दासों से कौन सा कार्य करवाया जाता था? जासूसी का कार्य भी करवाया था। जैसे राजा को मान लो किसी अमीर के ऊपर डाउट हो गया कि हाँ ये मेरे खिलाफ हो रहा है, तो वो किसी दास को उसके पीछे लगा देते कि आप रात दिन उसकी क्या करो? जासूसी करो। तो इसलिए भैया इन दासों को, दासियों को खरीदा जाता था। ये कौन कह रहा है? ये अपने जो विदेशी यात्री आए थे ना, अलबरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर, इनके वृत्तांत से यह जानकारी प्राप्त होती है। सबसे ज्यादा दासों के बारे में उल्लेख किसने किया है? इब्न बतूता ने किया है। इब्न बतूता कौन था भैया? अफ्रीका के मोरक्को से आया था, ठीक है, और किसके समय आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, जो दिल्ली सल्तनत का क्या था? सुल्तान था। इसने यह कहा है कि जब वह मोहम्मद बिन तुगलक से मिलने आया था ना, कौन है? इब्न बतूता। इब्न बतूता कह रहा है कि जब मैं खुद मोहम्मद बिन तुगलक से मिलने आया था, तब मैंने भी मोहम्मद बिन तुगलक को क्या भेंट दी? घोड़े, ऊंट और दासों की क्या दी? भेंट दी। मतलब यहाँ पे दासों का इतना प्रचलन था कि ये खुद इब्न बतूता कह रहा है कि मैंने खुद ने मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट स्वरूप क्या प्रदान किए? कुछ घोड़े दिए, कुछ ऊंट दिए और कुछ क्या दिए? दास दिए थे। और ध्यान रखना भैया, अपने जो दिल्ली सल्तनत थी, उस दिल्ली सल्तनत के समय तो दासों का एक बड़ा विभाग भी था, और उस विभाग का क्या नाम था? दीवान ए बंदगान। बंदगान किसको कहते हैं? दासों को ही कहते हैं भैया। दिल्ली सल्तनत में अपने जो दास होते थे, उन दासों के लिए एक अलग विभाग बनाया गया था, और उस विभाग का क्या नाम था? दीवान ए बंदगान। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, कोई विशेष ध्यान नहीं रखना आपको। इसके अलावा इब्न बतूता कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक को तो मैंने ये दिए थे। इसके अलावा जब ये मुल्तान गया था, कौन? इब्न बतूता, तो ये कहता है कि मैं मुल्तान गया ना, वहां पर भी मैंने क्या भेंट किए? दास, घोड़े भेंट किए। मतलब मुल्तान के राजाओं को भी इसने क्या दिए थे? दास और घोड़े दिए थे। भारत में अपने जो मोहम्मद बिन तुगलक तो था दिल्ली का सुल्तान, उसको भी इसने घोड़े, ऊंट और दास भेंट किए। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर दास जो है वो तो एक प्रकार से क्या था? अनिवार्य था भेंट के रूप में देना। लगभग घरों में जो अमीर घर होते थे, उनके अंदर दास रखे जाते थे। हालांकि उनकी संख्या, अमीर घर ज़्यादा अमीर होते, उनके घरों में ज़्यादा दास होते, जो कम अमीर होते या मीडियम परिवार होते, उनके घरों में 1-2 दास होते थे। और दासों का कार्य क्या था वो मैं आपको बता चुका हूं। अब आगे देखो भैया, मोहम्मद बिन तुगलक आगे क्या कह रहा है? ये इब्न बतूता आगे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक है ना, ये भी एक प्रकार से क्या करता था? भेंट के रूप में दास ही देता था। किसी को उपहार के रूप में क्या देता था? दास देता था। किस देता है? इब्न बतूता कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में एक धार्मिक शिक्षा देने वाला व्यक्ति था, जिसका नाम था क्या? नसीरुद्दीन। कौन था ये? धर्मोपदेशक। धर्मोपदेशक का मतलब धार्मिक शिक्षा देने वाला। तो इब्न बतूता कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, वो इस नसीरुद्दीन से इतना प्रभावित हुआ कि इसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको 1 लाख तो क्या दिए? टका दिए। टका का मतलब भैया पैसे। अपने दिल्ली सल्तनत जो थी उस समय टका किसको बोलते थे? मुद्रा को बोलते थे, पैसों को बोलते थे। तो ये कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने खुद ने नसीरुद्दीन को 1 लाख तो टका दिए, और क्या दिए? साथ ही साथ में 200 दास दिए। समझ रहे हो? तो अब ये 200 दास है भैया, इन 200 दासों का वो क्या करेगा? इसको जितने दासों की आवश्यकता होगी उतने अपने पास में रख लेगा, बाकी को क्या कर देगा? ये बेच देगा। तो ये दासों की जो स्थिति है उसके बारे में इसने क्या किया है? उल्लेख किया है। और दास में अपने पुरुष ही नहीं होते थे, साथ साथ में कौन होते थे? महिलाएं भी होती थी। तो अपने इब्न बतूता कह रहा है कि अपने 10वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के मध्य महिलाएं जो थी वो किसका काम करती थी? दासियों का काम भी करती थी। इसके बाद में भैया अपने कौन? बर्नियर, जो कब आया था? 7वीं सदी में आया था। यह कह रहा है कि पहले तो महिलाएं दास दासियों का काम करती थी, लेकिन अब इनके जीवन में क्या आ गया? चेंजिंग आ गई। अब परिवर्तन आ गया 7वीं सदी में। और परिवर्तन क्या आया? अब महिलाओं के साथ में एक प्रकार से एक नई प्रथा अपनाई जाने लग गई, एक गलत कार्य होने लग गया। और उस प्रथा का क्या नाम था भैया? सती प्रथा।
कि भारत जो है, इस भारत में 17वीं सदी में बर्नियर कह रहा है कि एक नई प्रथा विद्यमान थी, और वह प्रथा कौन सी थी? सती प्रथा थी, जो किसके ऊपर लागू होती थी? महिलाओं पर लागू होती थी। देखो भैया, सती प्रथा होता क्या है? सती प्रथा का मतलब क्या हो गया? अगर किसी के पति की मृत्यु हो जाए, किसी औरत के पति की मृत्यु हो जाए, तो उस महिला को क्या किया जाता था? उस पति की कोई निशानी के साथ में उसको भी क्या कर दिया था? चिता में जला दिया जाता था। उसको बोलते थे सती होना। समझ रहे हो? पति की मृत्यु हो गई, पति की कोई भी निशानी है, उसके साथ में उस महिला को भी चिता के हवाले कर दिया जाता था, उसको भी जला दिया जाता था। उसको कहते हैं सती प्रथा। ठीक है, अपने ये राजपूत समाज में ज़्यादा प्रचलित थी। और सती इसलिए करते थे भैया, सतिया इसलिए होती थी ताकि वो अपने पतित्व धर्म का पालन कर सके, एक प्रकार से, इसलिए सती होती थी। तो देखो भैया, इसने बर्नियर ये कहता है कि भारत में सती प्रथा विद्यमान थी, और सती प्रथा जो है वो कैसी थी? एक तो इच्छा के अनुसार थी, एक जबरदस्ती भी थी। मतलब कुछ महिलाएं जो थी वो तो ऐसी थी कि अपनी इच्छा से क्या होती थी? सती होती थी, और कुछ के साथ में क्या की जाती? जबरदस्ती की जाती। जैसे आपको याद हो भैया, राजा राममोहन राय, इन्होंने भी यह सती प्रथा को अवैध या गैर कानूनी घोषित करने में सबसे अहम योगदान दिया था। क्यों? क्योंकि इनका बड़ा भाई था ना भैया जगजीवन राम, उसकी मृत्यु हो गई, तो इसकी भाभी जो थी उसको जबरदस्ती सती किया गया था। राजा राममोहन राय उस समय छोटे थे, वो विरोध नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने उसी समय यह प्रतिज्ञा की थी कि हो ना हो इस सती प्रथा को क्या घोषित करेंगे? गैर कानूनी घोषित करेंगे। और 1829 ईस्वी में भैया भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, उन्होंने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो ये बर्नियर कह रहा है कि भैया ये सती होती थी ना महिला, ये कुछ तो अपनी इच्छा से होती थी और कुछ को जबरदस्ती सती किया जाता था। ठीक है, इसने उल्लेख किया है कि इसने खुद ने देखा है कि लाहौर जो है, इस लाहौर में एक 12 वर्ष की विधवा को जबरदस्ती क्या किया गया? सती किया गया। इसने देखा कि एक 12 वर्ष की छोटी सी कन्या है, काफी सुंदर कन्या थी, वो एक प्रकार से उसका बाल विवाह हो गया था और वो विधवा हो गई थी। अब उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध क्या किया जा रहा था? सती किया जा रहा था। और सती कैसे करते हैं भैया? जबरदस्ती सती करते तो वो क्या करते हैं लोग, पता आपको? इसमें जो महिलाएं होती है भैया, उन महिलाओं के हाथ पैर बांध देते हैं। महिलाओं के जो है वो हाथ पैर बांध देते हैं, उनके मुंह के अंदर कपड़ा लगा देते हैं, और साथ ही साथ में ऐसा कहते हैं कि जोर जोर से ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। ढोल नगाड़े इसलिए बजाते हैं क्योंकि महिला को जब जलाया जाता है ना, सती किया जाता है, उसको चिता पर लिटाया जाता है, तब उसके चीखने की आवाज़ किसी के कानों में ना जा सके। और कई स्थानों पर तो ऐसा भी कहा गया है कि उनके मुंह में कुछ शराब भी डाल दी जाती है, जिससे महिलाएं क्या हो जाती है? मदहोश हो जाती है। इस प्रकार से भैया एक प्रकार से कहे तो एक घृणित करते ये इसको माना गया है, एक मतलब तुच्छ कार्य अपने इसको कह सकते हैं। तो बर्नियर जो है इसने तो किसका उल्लेख किया है? सती प्रथा का। और इब्न बतूता ने किसका किया है? दास प्रथा का उल्लेख किया है। इसके बाद में आगे देखो भैया, बर्नियर कहता है कि भारत में जो स्त्रियों की स्थिति थी ना, वो कैसी थी? दयनीय थी, असहाय थी, कमजोर थी। किसके मुकाबले? पश्चिम के मुकाबले। क्यों? क्योंकि बर्नियर ने भैया भारत की तुलना किससे की है? पश्चिम के देशों से, अर्थात यूरोप, फ्रांस, इनसे तुलना की है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर महिलाओं की स्थिति जो थी वो कैसी थी? दयनीय थी, असहनीय थी, एक प्रकार से कमजोर स्थिति थी। लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पर ये भी कह रहा है कि यहाँ पर कुछ महिलाएं जो थी वो व्यापारिक गतिविधियों का कार्य भी करती थी। व्यापारिक गतिविधियों का मतलब व्यापार करने का कार्य भी करती थी। कौन सी महिलाएं करती थी? जिनके मतलब व्यापारिक घराने की जो होती थी, जिनके बिजनेस वगैरह का कार्य होता था, उनकी महिलाएं या उनकी बहू बेटियां जो है वो व्यापारिक घराने का या व्यापारिक गतिविधियों का कार्य करती थी। तो ये थी भैया अपने 10वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के महिलाओं की स्थिति की। महिलाएं दासियों के रूप में भी कार्य करती थी, महिलाओं के लिए सती प्रथा थी, महिलाएं श्रमिक के रूप में भी कार्य करती थी, महिला व्यापारिक गतिविधियों के रूप में भी कार्य करती थी। तो अपने कह सकते हैं कि एक प्रकार से अपने देखिए तो महिलाओं की स्थिति जो थी वो एक प्रकार से सम्मानजनक थी या अच्छी स्थिति थी। ओके, अब आप हेडिंग लगाओ और लिखो भैया, इसमें हेडिंग लगा लो आप, महिलाएं दासियां, सती और श्रमिक। यह अपना अंतिम टॉपिक है और इसमें लिखो भैया आप। लिखो, इस काल में बाजारों में दास अन्य वस्तुओं की तरह खुले आम बिकते थे और नियमित रूप से भेंट भी दिए जाते। इब्न बतूता ने कहा है कि
उसने खुद ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट देने के लिए घोड़े, ऊंट और दास खरीदे थे तथा मुल्तान के गवर्नर को भेंट के तौर पर दास व घोड़ा दिया था। इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने भी नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक को खुश होकर इनाम के रूप में 1 लाख टका और 200 दास दिए थे। दासों का प्रमुख कार्य घरेलू कार्य, सेवा करना, संगीत, नृत्य, मनोरंजन व जासूसी करना था। दासों का प्रमुख कार्य घरेलू कार्य, सेवा कार्य, संगीत, नृत्य, मनोरंजन, जासूसी करना था। दासों में केवल पुरुष ही नहीं होते थे बल्कि महिलाएं भी होती थी। महिलाएं सुल्तान की सेवा में गायन और संगीत का कार्य करती थी। महिला दासियां सुल्तान की सेवा में गायन और संगीत का कार्य करती थी। फिर आगे लिखो भैया, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। बर्नियर जो 17वीं सदी में भारत आया था, इसने भारत में सती प्रथा का उल्लेख किया है। इसने कहा है कि भारत में सती प्रथा विद्यमान थी, जहां कुछ महिलाओं को उनकी इच्छा से व कुछ को जबरदस्ती सती किया जाता था। जिसे बर्नियर ने एक आश्चर्यजनक व्यवहार बताया। बर्नियर ने यहाँ तक कहा है कि भारत में कुछ महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में भी भाग लेती थी। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 10वीं से 17वीं सदी के मध्य महिलाएं केवल घर की चार दीवारी में ही कैद नहीं रहती, बल्कि वे कृषि एवं व्यापारिक गतिविधियों में भी भाग लेती थी। ओके भैया, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ओके, दैट्स ऑल।